नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये एनआरआईज को पोस्टल वोटिंग का अधिकार देने के संबंध में है। यानी जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको पोस्टल माध्यम से जो मतदान है वो करने की एक सुविधा प्रदान की जाए। आप ध्यान रखें, अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो पोस्टल वोटिंग है उसको काफ़ी एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया और माना यह गया, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखें, उनका यह मानना है कि जो पोस्टल वोटिंग किया गया अमेरिका में उसके कारण उनकी एक तरह से हार हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि अगर कोविड-19 जैसी स्थिति है जहां पर आप भौतिक रूप से किसी मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में जो पोस्टल बैलेट है उसके माध्यम से जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मददगार हो सकती है और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये एक सफलतापूर्वक दिखाई भी पड़ा। तो इसी कड़ी में हम देखें तो भारत में ही बात की जा रही है कि जो एनआरआईज हैं यानी जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके लिए पोस्टल वोटिंग के अधिकार दिए जाएं। तो इसी संबंध में हमारा ये आर्टिकल चर्चा कर रहा है। अगर हम भारत में देखें तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर ये कहा गया है कि 2021 में जो आगामी असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव हैं, इन विधानसभा चुनाव में जो भी पात्र हैं विदेशी अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा का विस्तार करने यानी मतदान करने के लिए पोस्टल माध्यम से सुविधा दी जाए। और ये एक तरह से जब किया जाएगा तो जो चुनाव नियम 1961 है उसमें एक तरह से संशोधन का प्रस्ताव है, क्योंकि अगर ये परिवर्तन किया जाएगा तो चुनाव नियम जो 1961 है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से एनआरआई को भेजे जाएंगे और वे डाक के माध्यम से अपना उम्मीदवार चुनने के बाद इन मतपत्रों को भेजेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनको बैलेट भेजा जाएगा और अपना जो भी उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसको चुनकर डाक के माध्यम से अपना जो भी वोटिंग का उन्होंने बात किया है उसको एक तरह से इंफॉर्मेशन वो डाक के थ्रू भेजेंगे। तो इस रूप में एक तरह से वोटिंग कराने के लिए एनआरआईज को एक प्रस्ताव रखा गया है। अगर हम वर्तमान में देखें तो आंशिक रूप से आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से एक मिलता जुलता सिस्टम भारत में आप कह सकते हैं लागू है। अगर हम बात करें जो भी हमारे सशस्त्र सेना के लोग हैं उनकी अगर हम बात करें, या राज्य के सशस्त्र पुलिस के लोग हैं जो राज्य के बाहर सेवा कर रहे हैं, या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के अधीन काम करता है लेकिन भारत के बाहर उसकी पोस्टिंग है, मान लीजिए किसी विदेशी दूतावास में वो काम कर रहा है, तो इन सभी को वोटिंग करने के जो अधिकार हैं वो एक तरह से जो हमारा चुनाव नियम 1961 है उसके माध्यम में कुछ परिवर्तन करके दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम सशस्त्र बलों की बात करते हैं ये कानून प्रावधान करता है कि सेना के जो लोग हैं उनको एक तरह से किसी भी तरह का जो मतदान है वो आपका यहाँ पर अधिकार प्राप्त होता है। तो अतिरिक्त व्यवस्था एक तरह से की जाती है। तो सामान्य रूप से अगर हम सैनिकों की बात करें तो जहाँ पर उनका निवास स्थान है उससे अलग जगह पर उनकी पोस्टिंग होती है, तो उनके लिए संभव नहीं है कि चुनाव के समय वो भौतिक रूप से उपस्थित होकर मतदान कर सकें। इसीलिए यह व्यवस्था आंशिक रूप से यहाँ पर उपस्थित है। अगर हम 2010 से पहले की स्थिति देखें तो कोई भी भारतीय नागरिक जो एक योग्य मतदाता है यानी 18 वर्ष से अधिक आयु की है, रोजगार, शिक्षा या किसी भी कारण से 6 महीने से अगर अधिक समय तक वो विदेश में रहता था तो चुनाव में मतदान करने में वो सक्षम नहीं होता था, क्योंकि एनआरआई का जो नाम है वो मतदाता सूची से हटा दिया जाता था अगर 6 महीने लगातार वो देश से बाहर रहता था। अगर कोई मतदाता किसी भी जगह मतदाता सूची में विदेशी मतदाता के रूप में एक तरह से नामांकित है और वो 6 महीने से ज़्यादा विदेश भी रहा है तो उसे वोटिंग करने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। तो ये व्यवस्था 2010 से पहले नहीं थी, 2010 के बाद ये व्यवस्था ला दी गई। अगर हम अनिवासी भारतीयों की बात करें तो सामान्य रूप से जो भी मतदाता के लिए एक योग्यताएं हैं वो तो आवश्यक है ही है, 18 वर्ष से अधिक आयु की। उसी के साथ साथ ये व्यवस्था भी है कि किसी भी राज्य में जो मतदाता सूची है उसमें संशोधन आए दिन होता रहता है। तो जो भी अंतिम संशोधन होगा और 1 जनवरी यानी वर्ष के प्रारंभ में जो मतदाता सूची जारी की जाती है उसमें अगर उसका नाम है तो वो उस निर्वाचन स्थल पर जहां पर भी मतदान होगा वहां पर वो मतदान करने के एक तरह से योग्य है। तो इस तरह से जो भी अनिवासी भारतीय हैं उनको मत देने का अधिकार है, वो चाहे 6 महीने से ज्यादा विदेश में भी रहे हों, लेकिन उन्हें भौतिक रूप से उपस्थित होकर मतदान करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि जो एक तरह से ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी जिनको ओसीआई मिल रखा हुआ है वो भी एक तरह से इसके लिए पात्र हैं।
अब यहाँ व्यवस्था क्या है कि जब हम ओसीआई की बात करते हैं यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ऐसे मामलों में पासपोर्ट में जो भी पता साधारण निवास का उल्लेखित है उसी पते पर एक तरह से जो विदेशी मतदाता के रूप में अपना वो नामांकन करा के वहां पर एक तरह से वोटिंग कर सकता है। तो जहां उसका एड्रेस दिया गया है पासपोर्ट में भारत के निवास स्थान के लिए, उसी जगह पर एक तरह से वो मतदान करने के लिए एलिजिबल है, अन्य किसी जगह पर नहीं। अगर हम बात करें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिनको विदेशी भारतीय नागरिकता एक तरह से ओसीआई प्राप्त है, 2017 में सरकार ने यह व्यवस्था की, जो हमारा जन प्रतिनिधित्व कानून है उसकी धारा 20A के द्वारा जो प्रतिबंध था कि एक तरह से जो निर्वाचन क्षेत्र वहां पर शारीरिक रूप से व्यक्ति को रहना पड़ेगा अगर वो वोटिंग कर रहा है, तो ये व्यवस्था को प्रतिबंध को हटाने की एक तरह से प्रस्ताव लाया गया। तो विदेशी मतदाताओं को अपनी ओर से वोट डालने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने की सक्षम बनाने के लिए सरकार के द्वारा बिल लाया गया। ये बिल एक तरह से 2018 के पार्ट पर आप देखें तो पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया और इसी कारण से कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो प्रस्ताव प्रॉक्सी वोटिंग की थी वो व्यवस्था नहीं बन पाई। यानी जो भी एक तरह से एनआरआई हैं, अगर वो भारत में नहीं भी हैं तो एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करके वो अपना मतदान कर सकते हैं। ये व्यवस्था के लिए सरकार ने 2017 में एक बिल लाने का काम किया था, तो वो संसद में पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया, तो ये व्यवस्था नहीं बन पाई। आप ध्यान रखें, हमारा जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसकी जो धारा है 20(1)(a) उसके द्वारा एक तरह से ये व्यवस्था हटा दी गई है कि अगर कोई भारत में लंबे समय तक, यानी जो 6 महीने वाली व्यवस्था है कि अगर अस्थायी रूप से नहीं है, बाहर गया हुआ है, तो वो मतदान नहीं कर सकता है। तो ये व्यवस्था हमारा जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें से हटा दिया गया था। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि अगर एनआरआईज की बात करें तो वो अगर विदेश में भी रहते हैं तो जो यहाँ पे बैलेट से वोटिंग की बात की जा रही है वो हो सकता है, क्योंकि वो भारत में उपस्थित नहीं है तो भौतिक रूप से वोटिंग कर नहीं सकते हैं। तो अगर विदेश में है, पोस्टल माध्यम से वो वोटिंग एक तरह से उनके द्वारा की जा सकती है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा इस पर एक तरह से विचार करने पर काम किया जा रहा है कि इस तरह से जो एनआरआई हैं उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करने का अधिकार प्रदान किया जाए। चुनाव के नियमों को संचालित करने के लिए जो प्रावधान उसमें संशोधन किया गया 2016 में, और सरकार ने पोस्टल बैलेट की एक व्यवस्था को प्रारंभ किया जिसको हम ETPBS कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और ये सेवा मतदाताओं, जब हम सेवा मतदाताओं की बात करते हैं तो इसमें हमारे सेना के जो भी लोग हैं, उसके साथ साथ जो पुलिस के बल हैं, या अगर हम बात करें जो भारतीय दूतावास में बाहर काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए सुविधाओं को एक तरह से लाया गया। तो ये डाक मतपत्र पंजीकृत सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं, यानी जो भी एक तरह से बैलेट है उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी एक तरह से वोट करना चाहता है उसके पास भेजा जाता है। सेवा मतदाता जिसके द्वारा वोटिंग की जानी है और जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको बैलेट भेजा गया है उसको डाउनलोड करेगा, साथ में एक घोषणा पत्र है और एक कवर होता है, उसको वो डाउनलोड करता है। मतपत्र पर अपना जनादेश पंजीकृत कर सकता है और साधारण डाक के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेज सकता है। पोस्ट में एक अनुप्रमाणित घोषणा पत्र शामिल होगा, यानी एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, और इसके लिए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई अधिकारी रखा जाएगा तो एक वरिष्ठ अधिकारी या उसकी उपस्थिति में मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसे सत्यापित करेगा। यानी ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली में एक तरह से आपका निवास है और मान लीजिए सेना का कोई व्यक्ति है और वो कर्नाटक में पोस्टेड है, तो कर्नाटक में जहां पर भी वो इस तरह से बैलेट का उपयोग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाले का, तो उसे एक एफिडेविट के माध्यम से ये प्रूव करना होता है कि उसके द्वारा ये बैलेट भेजा जा रहा है। तो उसके लिए एक वरिष्ठ जो अधिकारी है जिसकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग करता है, उसकी उपस्थिति में उसको हस्ताक्षर करके वो एफिडेविट भेजना होता है। सत्यापन के माध्यम से यह सिद्ध किया जाता है कि जिसने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैलेट पाया था और जो पोस्टल बैलेट वापस भेज रहा है अपना मतदान करके, वो व्यक्ति एक है। तो इसकी एक तरह से एक सिद्धि करने के लिए यह सत्यापन की यानी एफिडेविट एक तरह से देने की व्यवस्था रखी गई है। ध्यान रखें, पोस्टल बैलेट जिस दिन मतगणना शुरू होती है उस दिन सुबह 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास, अन्यथा इसको काउंट नहीं किया जाए। अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करें तो दुनिया में इसका जो प्रचलन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम एक संगठन की बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, तो ये अंतर सरकारी संगठन है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों का समर्थन करने के लिए काम करता है। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पोस्टल बैलेट है उसको एक तरह से मान्यता वो प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं वो अलग अलग जगहों पर एक तरह से, वो चाहे रोजगार के लिए बात करें या हम शिक्षा के लिए बात करें या अन्य प्रकार से हैं, वो अलग अलग देशों में
पहुंचते हैं। तो इस कारण से इस तरह की जो पोस्टल बैलेट की जो व्यवस्था है इसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये विदेश में रहने वाले जो मतदाता हैं उनके लिए काफी बड़ी सहूलियत ला सकता है। अगर हम बात करें जो भी एक तरह से विदेशों में रह रहे हैं भारतीय, जिनके द्वारा वोटिंग करने के लिए भौतिक रूप से अगर वो भारत में रहते हैं वोटिंग करते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो 2014 के पार्ट पर बहुत कम थी। 2014 में अगर हम देखें तो मात्र 11,846, लेकिन अगर 2019 के पार्ट पर देखें तो ये संख्या लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। और इसमें से भी अगर हम देखें तो 90% जो मतदाता हैं वो केवल केरल राज्य से संबंधित हैं। तो आप कह सकते हैं केरल में प्रमुख रूप से जो बाहर रह रहे हैं भारतीय वो मतदान करने के लिए भारत में पहुंचते हैं। तो अगर वो बाहर से रहकर एक पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे तो शायद इस तरह से मतदान करने वालों की संख्या बढ़ पाएगी। तो ये संख्या बढ़ाना भी एक तरह से उद्देश्य है। और केरल एक ही राज्य से अगर आ रहे हैं तो ये भी एक तरह से इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बाहर के देशों में रहते हैं। तो उनको मतदान के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो भारतीय मतदान की प्रक्रिया में भाग लें तो इसके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी भौतिक रूप से आकर यहाँ मतदान कर पाए ये सभी के लिए संभव नहीं होता है। तो मतदान की प्रक्रिया में प्रवासी भारतीयों का योगदान बढ़ेगा। आप ध्यान रखें, हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में आर्थिक निवेश किया जाता है। तो भारत में आप कह सकते हैं एक बहुत मजबूत पक्ष है जो विदेश में भारत की जो इमेज है उसको मजबूत करता है। अमेरिका के पार्ट पर देखें या अन्य पश्चिमी देशों में देखें या खाड़ी के देशों में देखें, भारतीय लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो उनको अगर हम अपनी मतदान प्रक्रिया में इस तरह से शामिल करते हैं तो ये अप्रवासी भारतीयों का भारत के साथ में जो जुड़ाव है वो और मजबूत करेगा, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी एक तरह से मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि हम उन नागरिकों को भी एक तरह से वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं जो किसी कारण से रोजगार हो या शिक्षा के लिए बाहर के देश में है, तो उनको हम उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है वो कहने के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में एक बड़े मील के पत्थर के रूप में साबित होगी। और कोविड-19 जैसी महामारी में ये बात सिद्ध हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इसकी सफलता दिखा भी रही है कि महामारी की स्थिति में इस तरह की जो मतदान व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार बिना रुके हुए चलाने के लिए आवश्यक है। हमारे इसी डिस्कशन के आधार पर आप एक मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। भारत में डाक के माध्यम से मतदान के संबंध में प्रावधानों की विस्तृत चर्चा करें। इसमें अप्रवासी भारतीयों के शामिल करने से क्या लाभ होंगे? जैसे आप बता सकते हैं आर्थिक सामाजिक रूप से या वैश्विक स्तर पर भारत का जो इमेज है उसे बढ़ाने में, तो ये आप अलग अलग जो उनके लाभ है वो बता सकते हैं। और जो प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैलेट जाता है, फिर वो भेजते हैं, सत्यापन होता है एक अधिकारी की उपस्थिति में, वो सारी जो हमने डिस्कस किया उसको आपको यहाँ पर बताना है। इस रूप में आंसर को आप लिखेंगे। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, एथिकल चैलेंजेस ऑफ वैक्सीनेटिंग पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज। देखिए यहाँ पर जो कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन आ रही है उसको किनको देना है, किनको सबसे पहले नहीं देना है, इसको लेकर काफ़ी विवाद है। और यहाँ पर एक विवाद सबसे बड़ा उभर कर ये आ रहा है कि अगर किसी को किसी तरह की पहले से बीमारी है जिसको सहरुग्णता या कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई हृदय रोग से प्रभावित है और कोई मान लीजिए टीबी से ग्रसित है, तो इन दोनों में से किस व्यक्ति को एक तरह से दिया जाए, या मान लीजिए कोई टीबी से और हृदय रोग दोनों से ग्रसित है, तो इस तरह के जो अलग अलग पेशेंट हैं उनमें से किसको प्राथमिकता दी जाए, किसको प्राथमिकता नहीं दी जाए। तो ये यहाँ पर एक एथिकल या कह सकते हैं एक नैतिक प्रश्न के रूप में सामने आ रहा है, और ये पेज 11 पर साइंस टेक के पार्ट से इसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे इसे हम हमारा जो एथिक्स का पेपर है, पेपर 4 GS का, उसके साथ में भी एक तरह से देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्योंकि साइंटिफिक पार्ट पर इसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या साइंटिफिक टर्म्स के अनुसार माना जा रहा है कि किन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए अगर वो किसी सहरुग्णता या कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं। तो यहाँ पर इसे साइंस टेक के पार्ट से अगर हम देखें तो जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि 4 सबसे ज्यादा उच्च जोखिम वाले समूह माने जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें, इसके अलावा फ्रंटलाइन कार्यकर्ता। अब जब फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की बात करते हैं तो इसमें बहुत लोग शामिल हो जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पुलिस के लोग शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा जो भी एक तरह से सैनिटेशन या सफाई में शामिल लोग हैं उनके द्वारा एक तरह से वो भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में है। जो भी अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे भोजन उपलब्ध कराना या अन्य तरह के काम में, या स्कूलों में जो लोग काम कर रहे हैं, या पत्रकारों की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में, सीमावर्ती कार्यकर्ता के रूप में है।
जो निश्चित रूप से अपने काम को अवश्य करते रहे हैं। तो यहाँ से प्रमुख रूप से आप देखें तो पुलिस और जो सफाई कर्मचारी हैं इनको फ्रंटलाइन वॉरियर के पार्ट पर प्रमुख रूप से माना गया है। तो तीसरा अगर हम समूह देखें तो 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, और चौथा 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। तो ये एक तरह से कोविड-19 जब हम वैक्सीन की बात करेंगे तो ये चार समूह एक तरह से हैं जो वैक्सीन लेने के लिए एक तरह से इनको सबसे आगे माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला, दूसरा और तीसरा है, क्योंकि 50 से कम आयु के जो व्यक्ति हैं वो अभी उतनी प्राथमिकता में नहीं है जब तक कि किसी तरह की वो बीमारी से ग्रसित नहीं है। तो ये चार सबसे ज्यादा जोखिम वाले समूह हैं। यदि अगर हमें वैक्सीन देना है तो लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग हैं प्राथमिकता समूह में। जैसे अगर हम गैर संचारी रोग की बात करें जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करें तो क्या है, संचारी रोग है यानी कम्युनिकेबल है। तो अगर हम जैसे डायबिटीज की बात करें, हृदय रोग की बात करें, स्ट्रोक की बात करें, तो ये सब क्या है, गैर संचारी रोग हैं। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए जनसंख्या आधारित जो जिला स्तरीय जांच है वो की जा रही है। यानी एनपीसीडीसीएस में जो भी राज्यों में आंकड़े हैं गैर संचारी रोगों के, इस आंकड़े के माध्यम से यह पता किया जा सकता है कि कौन कौन लोग हैं जो गैर संचारी रोगों से एक तरह से ग्रसित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग या स्ट्रोक की अगर हम बात करें। इसी के साथ साथ अगर हम आयुष्मान भारत में देखें तो 30 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग एक तरह से की जा रही है। तो उसके आंकड़े भी एक तरह से भारत सरकार के पास होंगे, राज्य सरकारों के पास होंगे, उनका उपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकारों को गैर संचारी लोगों के लिए स्क्रीनिंग डाटा को संदर्भित करने के लिए कहा गया है ताकि कोविड-19 टीकाकरण के लिए सर्वगुणता वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके। तो यहां पर आयुष्मान भारत में जो भी आंकड़ा राज्यों के पास है, सरकार ने यह कहा है कि जो भी गैर संचारी रोग किसी व्यक्ति में पता चले, आयुष्मान भारत में जो स्क्रीनिंग की गई है वो आंकड़ा हमें दीजिए, जिसके आधार पर हम ये देख सकें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी और बीमारी से भी ग्रसित हैं, यानी कोरोना वायरस से प्रभावित तो हैं, सहरुग्णता यानी कौन सी कोमॉर्बिडिटी है जिसमें मृत्यु की संभावनाएं हैं, या एक तरह से वो गंभीर रोग हैं। तो ऐसी स्थिति एक तरह से इन आंकड़ों से पता चल सकती है। तो अगर ऐसे आंकड़े मिलेंगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्य बनाकर के इन लोगों को वैक्सीन जरूर देना है, क्योंकि ये खतरे में ज्यादा है। ये सरकार के लिए प्राथमिकता करना आसान होगा। अगर हम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नई दिल्ली की बात करें तो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, यकृत रोग, हृदय रोग, आस्थमा, पुरानी गुर्दे की विफलता, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी, कैंसर और ब्रोंकाइटिस, इस तरह के जो भी मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनको प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खतरे में ज़्यादा हैं अगर ये कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीमारी है उसकी गंभीरता अलग अलग पार्ट पर अगर हम देखें तो उसके अनुसार हमारे पास जो भी मरीजों के आंकड़े हैं उनका उपयोग करके भी उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ये सरकार की तरफ से जो भी अलग अलग आंकड़े सरकार को मिल रहे हैं, वो चाहे आयुष्मान भारत में है या सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से जो बीमार के आंकड़े हैं, उनका उपयोग करके प्राथमिकता वाले जो मरीज हैं उनका पता लगाया जाएगा। अब यहां पर समस्या ये आती है जो सहरुग्णता है, यानी कोई बीमारी है तो कौन सी बीमारी है जिसको प्राथमिकता दिया जाए। अगर हम देखें तो मधुमेह 62% में, हाई ब्लड प्रेशर 49% में, और कॉर्नरी धमनी यानी एक तरह से धमनियों के संबंध में जो बीमारी है वो 17.5% लोगों में। ये तमिलनाडु में एक तरह से सहरुग्णता का सबसे बड़े मामले हैं। यानी अगर हम तमिलनाडु के एक आंकड़े को देखो और राजस्थान में जयपुर के आंकड़ों को देखें तो दो यहां पर एक प्रयोग किए गए हैं कि जब हम तमिलनाडु में देख रहे हैं तो मधुमेह सबसे ज्यादा एक तरह से लोगों उससे ग्रसित हैं, यानी सहरुग्णता का सबसे ज्यादा मामला किसके साथ में जुड़ा है, मधुमेह। जबकि अगर हम जयपुर में देखें तो सबसे बड़ा यही आंकड़ा किससे जुड़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर से, यानी 42.5%, और मधुमेह से केवल 39.7% है। टीबी की बात करें 20.5 है, काफी ज्यादा एक तरह से यहाँ पर संभावना बढ़ी हुई है। तो ये दिखाता है कि अलग अलग जगह पर जो सहरुग्णता है यानी किसी बीमारी से कोई ग्रसित है वो अलग अलग है। तो आप पूरे भारत में एक अगर मानदंड लेने की संभावना अगर सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में अगर आप मान लीजिए आप मधुमेह को आधार बना लेंगे तो मधुमेह के आधार पर तमिलनाडु तो सही है, लेकिन राजस्थान के जयपुर में स्थितियां सही नहीं है, क्योंकि उच्च रक्तचाप वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम जो भी सहरुग्णता वाली बीमारियों को चुने उनका फैलाव एक तरह से इस तरह से हो कि अधिकतम लोग इसमें कवर किए जाएं, या राज्य के अनुसार आंकड़े देखे जाएं, जहां पर जिस सहरुग्णता को ज्यादा पाया जाए उसके अनुसार प्राथमिकता कोविड-19 वैक्सीन के लिए दी जाए।
अब अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो भी अलग अलग बीमार लोग हैं या बीमारी की जो संभावनाएं हैं उसमें जोखिम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी महंगी हैं और जो सरकारी हैं उनका लाभ सब तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ ये देखा गया है कि 2 या उससे अधिक जो सह रुग्णता है वो भी एक तरह से लोगों में पाई जा रही है, या एक सह रुग्णता। तो एक समस्या ये आ जाती है कि मान लीजिए हमने चुन लिया कि डायबिटीज एक तरह से हम लेंगे। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा सर्वगुणता से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज भी है और उसी के साथ साथ मान लीजिए वो अस्थमा से भी ग्रसित है, तो 2 हो गया। या कुछ ऐसे हैं जो एक से ही हैं, तो एक बीमारी से ग्रसित हैं, 2 या 2 से ज्यादा ग्रसित हैं, तो अब हमें यहां पर चुनना पड़ेगा कि हम किसको लें। तो ये भी एक समस्या है कि एक सर्वगुणता वालों को लेंगे या आप 2 से ज्यादा वालों को लेंगे, तो ये निर्णय भी सरकार को करना पड़ेगा। तो यहां भी कहीं ना कहीं नैतिक एक तरह से जो निर्णय है वो शामिल हो जाता है। तो ये एथिकल रूप में सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि प्राथमिकता किनको दी जाएगी। माना यह गया है कि अगर कोई भी आपको सर्वगुणता बीमारी है तो कोविड-19 से खतरा आपका ज्यादा है। लेकिन अगर हम ऐसा मान लें कि ऐसी संभावना ले लेते हैं कि अगर टीके की कमी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि एक से अधिक सर्वगुणता यानी एक से ज्यादा बीमारियां जिसको हैं, ऐसे कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाए। तो ये एक तरह से नैतिक रूप में निर्धारण किया जा सकता है अगर इस तरह की कोई आपातकालीन स्थिति भविष्य में आती है। सामान्य तौर पर जो भी डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एग्री किया जा रहा है कि जो प्राथमिकता का क्रम है वो इस रूप में होना चाहिए, यानी एक से अधिक सह रुग्णता वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे पहले दिया जाना चाहिए। यानी जो भी सीनियर सिटीजन है जो एक से ज्यादा जैसे 2 या 3 बीमारियों से ग्रसित हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन दिया जाए। दूसरे पर किसी भी सह रुग्णता के साथ में बुजुर्ग, यानी कोई भी सीनियर सिटीजन जिसमें कोई भी एक बीमारी है, वो एक तरह से दूसरे प्राथमिकता में आ जाता है। तीसरे प्राथमिकता पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो लेकिन मान लीजिए उसमें कोई अलग से बीमारी अन्य ना हो, केवल वो कोरोना वायरस से ही ग्रसित है, तो ये तीसरे नंबर पर। चौथे पर हम किसे लेंगे? कोई भी युवा व्यक्ति लेकिन एक से ज्यादा सर्वगुणता। मान लीजिए कोई युवा व्यक्ति है जिसमें टीबी के भी एक तरह से लक्षण दिखे हैं और साथ साथ मान लीजिए वो हृदय रोग से भी प्रभावित है, तो दोनों संभावनाएं मिल गई हैं। तो युवा जिसके पास एक से अधिक सर्वगुणता है यानी एक से ज्यादा बीमारियां हैं, उनको एक तरह से अगर आप क्रम में देखें तो चौथे नंबर पर वरीयता दी जाएगी। और पांचवें पर किसी भी तरह की सर्वगुणता यानी कोई भी एक बीमारी हो किसी भी युवा को, तो उनको एक तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। अगला जो सवाल आता है कि जब आप निर्धारण कर रहे हैं प्राथमिकता का, तो जो सर्वगुणता है उसकी समय सीमा भी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 साल से पीड़ित है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, तो जो 3 साल से पीड़ित है उसके लिए कहीं ना कहीं नैतिक आधार पर संभावनाएं ज्यादा हैं। तो यहां भी सरकार को देखना पड़ेगा कि समय सीमा कहीं निर्धारित करने की आवश्यकता तो नहीं है। अब अगर हम किसी भी सर्वगुणता यानी किसी बीमारी का जो डाटा है उसके आधार पर अगर ये विचार करें किसी व्यक्ति को वैक्सीन देनी है नहीं देनी है, तो कहीं ना कहीं जो भी एक तरह से अमीर व्यक्ति हैं जो शिक्षित हैं उनके पक्ष में एक तरह से वैक्सीन का ज्यादा एक तरह से पहुंच हो जाएगी, क्योंकि जो गरीब है जो निरक्षर है वो इस तरह के आंकड़े रखता नहीं है। तो अगर इस तरह के आंकड़े नहीं है किसी के पास तो क्या उसको वैक्सीन नहीं मिलेगी? तो अगर ऐसा होगा तो स्वास्थ्य की जो असमानता है भारत में वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये भी सरकार को देखना पड़ेगा कि हम केवल इस तरह के डाटा के आधार पर वैक्सीन का वितरण अगर प्राथमिकता में करेंगे तो ये स्वास्थ्य के स्तर पर असमानताएं ला सकता है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो देखा जाए और जो ब्लड प्रेशर है इसके सामान्य परीक्षण किए जाएं, जो भी एक तरह से जनसंख्या टारगेट की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर क्योंकि ये दो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्याएं अगर सर्वगुणता के रूप में है तो यही दोनों हैं, तो इन दोनों को सामान्य रूप में लोगों में चेक किया जा सकता है और उसके आधार पर एक तरह से प्राथमिकता बनाई जा सकती है। तो ये एक आसान तरीका हो सकता है जो प्राथमिकता हमें तय करनी है उनके लिए। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो वो अपने आप ही एक तरह से अलग हो जाता है, जैसे हृदय रोग है तो वो एक तरह से अपने आप ही कहीं ना कहीं उसको प्राथमिकता देनी है। यहां पर ये कहा जा रहा है कि सामान्य अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, केवल उसमें मान लीजिए डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की संभावनाएं दिख रही हैं, तो उसके आधार पर कैसे उनको अलग किया जाए, तो इस टेस्ट के माध्यम से उनको अलग किया जा सकता है। एक और समस्या जो अभी हमने डिस्कस करी उसी को अगर हम एक और पक्ष में देखें तो गरीब और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनके डाटा बहुत उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको साथ में भेदभाव ना हो या उनको वैक्सीन आसानी से न मिल पाए, ये सरकार को देखना पड़ेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में और जो गरीब हैं उनमें भी एक तरह से सर्वगुणता या अन्य तरह की जो समस्याएं हैं उसके आधार पर उनके आंकड़े भी देखने की आवश्यकता है। राज्यों को सर्वगुणता वाले जो लोग हैं उनकी स्व रिपोर्ट करने की अनुमति देनी चाहिए, यानी अगर कोई मान लीजिए कोरोना वायरस से प्रभावित है या
पहले से वो किसी तरह की अन्य बीमारियों से ग्रसित है तो उन आंकड़ों को जो भी राज्य के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र वहां पर वो सूचना दे। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कोरोना वायरस के संक्रमण में आता है या मान लीजिए भविष्य में आता है तो सरकार के पास एक आंकड़ा होगा कि ये व्यक्ति अन्य 2 बीमारियों से या अन्य किसी एक बीमारी से ग्रसित है, तो उसको वैक्सीन देने में सरकार थोड़ा तेजी कर पाएगी। तो इस तरह के आंकड़े लोग स्वतः रिपोर्ट करें, इसके बारे में कहीं ना कहीं एक अगर सूचना दी जाए तो ये भी एक अच्छा काम हो सकता है। पूरे देश में अगर हम देखें, जब हम कमजोर लोगों की बात करें यानी जो गरीब हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जांच, नामांकन और स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है उसको त्वरित आधार पर एक सर्वेक्षण के रूप में शुरू किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर जो कमजोर लोग हैं उनके आंकड़े आसानी से मिल पाए, जिससे उनको भी वैक्सीन में प्राथमिकता दी जा सके। ऐसा ना हो कि जो समाज का संपन्न वर्ग है वही प्राथमिकता की श्रेणी में केवल आए, तो ये स्थिति ना आ पाए, ये सरकार को ध्यान रखना है। अब एक और चुनौती अगर नैतिक आधार पर आप देखें तो कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर है, जेंडर एक तरह से जो डिफरेंसेस हैं, और आंकड़े कहते हैं कि पुरुषों में गंभीर बीमारी के बढ़ने और एक तरह से उनसे मृत्यु होने की जो संभावनाएं हैं या जोखिम की अगर हम बात करें तो महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। तो अगर इस तरह की बात है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि महिलाएं जो प्राथमिकता पाएंगी उनमें एक तरह से वो पीछे रहें। तो सरकार को इस तरह के जो लैंगिक अंतर आ सकते हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पुरुष और महिला सभी में इस तरह के अगर एक से अधिक बीमारियां हैं, सर्वगुणता है, तो उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और प्राथमिकता का जो क्रम है उसके अनुसार लोगों को वैक्सीन देने का प्रयास किया जाए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई प्राथमिकता नहीं रखी जाएगी तो संभावनाएं हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा आवश्यक हैं वो कहीं छूट न जाएं। ये सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहना चाहिए। नेक्स्ट उस पर हम आते हैं, द इस्लामिक स्टेट इन अफ्रीका। बोको हरम जो नाइजीरिया का एक उग्रवादी संगठन है उसके द्वारा अगर हम देखें तो इसी दिसंबर माह में 11 तारीख को एक काटसीना जो जगह है नाइजीरिया के क्षेत्र में, वहां पर उनके द्वारा कुछ बच्चों को एक तरह से अगवा किया गया था। ये स्कूली बच्चे जो उनके द्वारा अगवा किए गए थे उनके इस तरह की घटना के माध्यम से एक तरह से पुरानी जो एक तरह से नाइजीरिया में कुछ घटनाएं हुई हैं वो फिर से एक तरह से वापस आ रही हैं। जैसे क्योंकि पहले के समय में बोको हरम के द्वारा बड़ी संख्या में स्कूलों पर हमले करके लड़के लड़कियों का अपहरण किया गया और उनका पता भी नहीं चला, और माना जाता है कि जो शिक्षा तंत्र है नाइजीरिया में उसमें जो पश्चिमी एक तरह से जो प्रभाव है उसको बोको हरम एक तरह से खत्म करना चाहता है। तो जो भी स्कूल या शिक्षा के केंद्र हैं वो नाइजीरिया में एक तरह से खतरे में हैं। इस संगठन के द्वारा कठोर इस्लामिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा और अब प्रशासन चलाने की भी बात की जा रही है। 2002 में बोको हरम जब स्थापित किया गया था मोहम्मद यूसुफ के द्वारा, तो उद्देश्य बेसिकली ये था कि एक इस्लामिक स्कूल बनाया जाए और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली है उसका विरोध करते हुए इस्लामिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए उन्होंने 2002 में मैदुगिरी में एक इस्लामिक स्कूल और एक मस्जिद सहित एक धार्मिक परिसर बनाया, वहीं पर सारा काम शुरू किया। आगे चलकर इन्होंने अपना जो काम है उसको चरमपंथी रूप में या आतंकवादी गतिविधियों के रूप में आगे बढ़ाया। यानी बोको हरम का मतलब ही एक तरह से होता है पश्चिमी शिक्षा निषिद्ध। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी जो प्रभाव शिक्षा में है उसको खत्म करने के लिए शुरू हुआ। जैसा इस्लामिक स्टेट के द्वारा मध्य पूर्व एशिया के पार्ट पर आप देखें तो पूरी एक इस्लामिक स्टेट का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जिसमें बगदादी के द्वारा प्रमुख रूप से नेतृत्व किया गया। वो धीरे धीरे एक तरह से समाप्त हुआ, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो फिर से नाइजीरिया में बोको हरम जो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूर्ण रूप से इस्लामिक स्टेट जैसी व्यवस्था बनाना चाहता है। 11 दिसंबर को ये जो हमला हुआ है, इस हमले के एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा है। कारण अगर हमला देखें तो एक काटसीना में हुआ है, तो जो इनका प्रभाव का इलाका है मैडुगुरी, वहां से काफी दूर का क्षेत्र है। तो नाइजीरिया के दूर दराज के क्षेत्रों में भी बोको हरम अब हमला करने की स्थिति में आ गया है। 2002 में बोको हरम जो स्थापना हुई थी, आगे चलकर 2009 में इन्होंने आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ करी इसी मैदुगुरी स्थान से, और इसी का परिणाम यह था कि नाइजीरिया की सेना के द्वारा कार्रवाई की गई और उसमें जो संस्थापक थे यानी जो मोहम्मद यूसुफ, उनकी मृत्यु हुई और यह आंदोलन लगभग एक तरह से समाप्त मान लिया गया। लेकिन अगर हम देखें तो 2014 में फिर से सक्रिय हुआ और इस्लामिक स्टेट के एक तरह से प्रभाव के रूप में इसने अपने आप को आगे बढ़ाया, और माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट से प्रेरणा लेकर ही आगे ये काम कर रहा है। तो दिसंबर 11 की जो काटसीना के अपहरण की घटना है, ये नाइजीरिया में इसका बढ़ता हुआ विस्तार दिखाता है। और केवल नाइजीरिया की बात ना हम करें, यानी अगर हम मैदुगिरी का पार्ट देखें तो यहां से काटसीना में उन्होंने हमला किया है।
तो नाइजीरिया के बड़े क्षेत्र में हमला करने की क्षमता वो रखते हैं। इसी के साथ साथ देखें तो जो पड़ोसी देश हैं एक तरह से नाइजीरिया में, चाहे हम कैमरून की बात करें या नाइजर की बात करें, यहां पर भी इनके हमले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अपना प्रभाव है वो नाइजीरिया से बाहर जो देश हैं वहां पर भी एक तरह से फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको एक तरह से रोकने के लिए एक अगर कार्य हो सकता है तो वो है संयुक्त कार्रवाई। जब तक नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर इनके द्वारा मिलकर कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस आंदोलन को एक तरह से रोकना संभव नहीं है। इसी के साथ साथ जो भी एक तरह से कट्टरपंथी ताकतें हैं वो नाइजीरिया में अगर प्रभाव बढ़ा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो एक तरह से पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र है वहां पर संभावनाओं को मजबूत करता है। आप ध्यान रखें, हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि मोरक्को का जो पश्चिमी सहारा पर एक तरह से नियंत्रण है उसको अमेरिका ने माना है। और ध्यान रखें जो बोको हराम है वो पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी प्रभाव को नकारता है। तो अगर वेस्टर्न सहारा के पार्ट पर किसी भी तरह का मोरक्को का नियंत्रण अमेरिका स्वीकार करता है तो इसका विरोध करने के लिए बोको हराम जैसे आंदोलन है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये जो अभी यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं ये पश्चिमी सहारा के क्षेत्र तक विस्तारित हो सकती हैं। तो इसको रोकने के लिए आवश्यक ये है कि नाइजीरिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की जाए या अफ्रीका के अन्य जो देश हैं उनके द्वारा सैन्य रूप में या अन्य रूप में मदद की जाए, जिससे ये जो कट्टरपंथी समूह है इसको समाप्त किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है उसके ऊपर इसका सबसे बड़ा हमला रहता है। बोको हराम के काम को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त कार्रवाई के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर केवल नाइजीरिया काम करेगा तो अन्य देशों में अपने कार्रवाई करके ये आंदोलन को चलाते रहेंगे। तो संयुक्त रूप से कार्रवाई ही बोको हराम को नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून या पश्चिमी अफ्रीका में अपना जो विस्तार है उसको बढ़ने से रोकेगा। नेक्स्ट पार्ट पर देखें तो ये भी हमारे मेंस में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के पार्ट से हैं और बेसिकली द हिंदू में जो संडे मैगजीन का पार्ट होता है जो अतिरिक्त हिस्सा होता है उसमें जो पेज नंबर 2 है वहां से ये लिया गया है। और ये दिखा रहा है कि कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति हुई तो उसमें किस तरह से भारत में खासतौर पर अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां पर कार्य करने की स्थितियों में बदलाव आए और अन्य क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। तो उसी संदर्भ में हम यहाँ पर एक तरह से अपनी चर्चा कर रहे हैं टुमारो लाइक नो अदर, यानी भविष्य में जो संभावनाएं दिख रही हैं, जो वर्तमान में स्थितियां हैं और वर्तमान में कार्य करने की जो स्थितियां हैं उन्हीं को आगे भी चलकर कंटिन्यू करने की बात चल रही है। तो इसके प्रभाव क्या होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आंकड़े अभी सामने आए हैं जिसमें नवंबर के आंकड़े जीएसटी के दिए गए हैं और ये 1.04 लाख करोड़ है। और माना जा रहा है कि अगर हम 2019 में नवंबर के आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में 1.4% ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि जो जीएसटी की वसूली है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस नवंबर माह में बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वो काफी तेजी से हो रही है और ये विश्व की अन्य संस्थाएं हैं उन्होंने भी एक तरह से इंगित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वो काफी तेज है। अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उनका मानना है कि अक्टूबर में जो बेरोजगारी की दर है वो गिरकर 6.98% रह गई है, जबकि अप्रैल में आप देखें तो ये 23.5% थी। तो कहने की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी या पटरी पर आने की संभावनाओं में दिख रही है। तो लॉकडाउन के समय अगर हम देखें तो बेसिकली अर्थव्यवस्था में काम करने की जो स्थितियां हैं उसमें बड़े परिवर्तन है और एक शब्द जिसे सबसे ज्यादा उपयोग किया गया वर्क फ्रॉम होम। तो घर से काम करने की जो स्थिति है या वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम, ये एक तरह से संभावना धीरे धीरे बढ़ती गई और ये वर्ड सबसे ज्यादा एक तरह से लॉकडाउन में यूज किया गया। तो कार्यस्थल को फिर से परिभाषित कर दिया इन दोनों शब्दों ने। तो लॉकडाउन के दौरान भारत में अगर हम 4.3 मिलियन आईटी कर्मचारियों की बात करें तो इसमें से 90% है वो वर्क फ्रॉम होम एक तरह से कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी संख्या अगर हम आईटी कर्मचारियों के पार्ट पर देखें तो शुरुआत में एक तरह से चिंता और संदेह था, लेकिन जैसे जैसे इसको अपनाया गया और प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ी, ये एक तरह से कह सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम प्रमुख एक तरह से काम करने का तंत्र वर्तमान में बन चुका है। अब इसके लाभ क्या हैं? तो पहला तो है लचीले काम के घंटे, यानी आपका जो काम दिया गया, आप घर से काम कर रहे हैं तो आप कब काम कर रहे हैं ये आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग में उठकर काम कर रहे हैं, लेट इवनिंग में कर रहे हैं, आपको विशेष समय में काम खत्म करके देना है। तो वर्किंग आवर्स की जो लिमिट है वो यहाँ पर समाप्त हो गई है। दूसरा, आवागमन के समय में बचत। अब अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते थे और वापस आते तो आने जाने का जो समय है वो एक तरह से बचा। तो ये भी कंपनियों को एक तरह से लाभ हुआ।
एक बेहतर काम और जीवन का संतुलन, यानी वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो बढ़ गया। क्योंकि अगर आप घर में हैं तो आप अपने परिवार को भी ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, अपना काम भी आप कर रहे हैं और फैमिली के साथ आपकी जो एक तरह से ट्यूनिंग है वो भी बढ़ रही है। तो वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो एक तरह से संतुलन में आया है इस वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति के बाद। अधिक योग्यता वाले कर्मचारी अब स्थान के बंधन से मुक्त हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई, हम मान लेते हैं कि 10 लोग सबसे ज्यादा स्किल वाले हैं, अब वो ऑफिस जाकर काम करते थे तो वहीं पर एक तरह से काम कर सकते थे। अब क्या है कि वो किसी एक जगह बैठकर वो अपने घर से कई मल्टीपल ऑनलाइन माध्यम से काम कर पा रहे हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए, कोई अगर वकील, अगर हम देखें, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि भारत के एक प्रसिद्ध वकील हैं, लॉकडाउन के समय में उन्होंने लंदन से अपने काम किए। तो अर्ली मॉर्निंग के समय में लंदन में बैठकर उन्होंने एक तरह से जयपुर हाईकोर्ट की जो एक तरह से केस है उसमें भाग लिया। दोपहर के पार्ट पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट है वहां पर एक केस में भाग लिया, और लेट इवनिंग के पार्ट पर उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का जो एक केस है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो लंदन में आराम से रहते हुए वो भारत में 3 अलग अलग जो केस है उसमें एक साथ उपस्थित होकर अपना काम कर पा रहे हैं। तो जो अधिक योग्यता वाले कर्मचारी हैं उनको स्थान के बंधन से एक तरह से मुक्ति मिल गई है। तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाता है तो उसके जो परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता की अगर हम बात करें, तो वो घरों में, गांव में, या कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी अकेले रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर परिवार में रहकर आप घर से ही काम कर रहे हैं तो बुजुर्गों की देखभाल काफी एक तरह से सुधरी है। तो ये स्थितियां उनके लिए काफी अनुकूल हैं। महिलाएं रोजगार घर की जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगी। बहुत सी महिलाओं को देखा जाता है कि जब उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर आता है, मान लीजिए कि एज ए पेरेंट के रूप में है, तो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कभी कभी महिलाओं के द्वारा ही प्रमुख रूप से अपने रोजगार छोड़े गए हैं। तो अगर वर्क फ्रॉम होम की स्थितियां बढ़ती हैं तो ऐसी जो वर्किंग वूमेन है, जो साथ में मदर भी हैं, उनके लिए संभावनाएं अपार रूप में खुलेंगी। तो ये एक बड़ी संभावना है जो एक तरह से महिलाओं के रोजगार की संभावना को बढ़ाएगा। एक अगर हम सतत विकास की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कार्बन फुटप्रिंट में जो कमी आई, कार्बन फुटप्रिंट में अगर हम कमी देखें तो कोई भी ऑफिस की बिल्डिंग है जहां कर्मचारी डेली आकर मान लीजिए काम करते थे, तो वहां मान लीजिए एसी चलता था या इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता था, तो अगर ये फ्लोर खाली कर दिया गया है तो अब ये बचत हो रही है। कर्मचारी अगर किसी वाहन से आ रहा है या जा रहा है तो वो सुविधा अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो उत्सर्जन हो रहा है पर्यावरण में वो रुका है। तो कार्बन फुटप्रिंट यानी एक तरह से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आई है, और ये एक तरह से सतत विकास के लिए एक अच्छा कदम आप मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ कंपनियों की तरफ से घोषणाएं भी की गई हैं। जैसे टीसीएस ने कहा है कि 2025 तक उनकी कोशिश है कि 1/4 जो उनका कार्यबल है वो केवल ऑफिस से काम करेगा, यानी उनका एक तरह से जो 3/4 हिस्सा है, यानी लगभग 75% जो पार्ट है वो कहां से काम करेगा, वर्क फ्रॉम होम। इन्फोसिस ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि उनके 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करें। ड्यूशे बैंक का कहना है कि स्थायी रूप से घर से काम करने के लिए वो अपने 40% कर्मचारियों को उस पर लाने वाले हैं, और ऐसा वो विचार कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि भविष्य में जो भारत में कार्य करने का पूरा जो कल्चर है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अब इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से सकारात्मक रूप में है। अगर इसका नकारात्मक पक्ष देखें तो कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था नहीं होना। जैसे आप ऑफिस में अगर हम देखें तो जो भी आपको टेबल है या जो भी आपकी चेयर है वो आपके कंफर्टेबल पार्ट पर रहती है। घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, ऐसा फर्नीचर नहीं है, तो आपके लिए समस्याएं हैं। इस कारण से अगर आप सही पोस्चर में बैठकर घर पर काम नहीं करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी या पीठ में या अन्य तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो ये एक तरह से उचित जो व्यवस्था नहीं है कार्य करने की घर पर, उस कारण से संभावनाएं दिखती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं इन्हीं समस्याओं को देखा जा रहा है और इसके केसेस बढ़े हैं। मानसिक रूप से समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके जो विचार हैं वो बता रहे हैं, दूसरे के विचार आप सुन रहे हैं। लेकिन घर में अगर आप केवल काम कर रहे हैं, आपके परिवार के अलावा अगर कोई और आप लोगों से नहीं मिलते हैं, तो ये कुछ लोगों में मानसिक समस्याएं भी ला सकता है। तो ये एक तरह समस्या भी है। उत्पादकता घटी है, क्योंकि आप घर से जब काम कर रहे हैं तो आपके पास काम करने के रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम आवर्स के, आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो उसमें कभी कभी अर्ली आवर में जो काम कर रहा है या लेट इवनिंग में काम कर रहा है तो प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमम अधिकतम स्तर पर नहीं जा पा रही है। तो ये कुछ समस्याएं देखी जा रही हैं। अगर आप केवल ऑनलाइन माध्यम से बात कर रहे हैं, जूम के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से यानी भौतिक उपस्थिति में आप किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि जो जटिल चुनौतियां, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो आसानी से हल नहीं हो पा रही हैं। कुछ नया करने और हल करने की जो क्षमता है
उसमें कमी आ रही है। अगर हम आईटी सेक्टर में देखें तो बहुत से ऐसे युवा हैं जो एक तरह से अकेले किसी आईटी सेंटर पर, जैसे बैंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो घर से अकेले ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने गांव या अन्य क्षेत्रों से वो दूर शहरों में बसे हुए हैं। तो अगर घर से वो काम कर रहे हैं तो अपने ऑफिस के जो अन्य लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं अकेलापन उनको एक तरह से पहुंच रहा है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं उनके मानसिक और स्वास्थ्य रूप में हानिकारक है। लंबे समय तक काम करना, अब वर्क फ्रॉम होम में आपको जो काम असाइन किया गया है, माना जा रहा है कि आपके पास 24 घंटे हैं, क्योंकि ऑफिस में आप जब जाते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड आवर है जब आप काम करते हैं। उसके बाद आप घर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑफिस में, आपको किसी से कोई ऐसा आपको आंसर नहीं करना है। लेकिन जब आपको कोई काम दिया गया है तो वर्क फ्रॉम होम में यह माना जाता है कि आपको वो डिलीवर टाइम पर करना होगा, क्योंकि उसके लिए आप चाहे 2 घंटे दें या 20 घंटे दें, उससे कंपनी को मतलब नहीं है। इससे देखा जा रहा है कि जो वर्किंग आवर है वो लंबे हो रहे हैं। तो ये स्थिति भी एक तरह से नकारात्मक रूप में बढ़ रही है। सहकर्मी सहायता की कमी, कभी कभी आप किसी प्रॉब्लम में अगर फंसते हैं तो ऑफिस में आप अपने कलीग से या जो आपके साथ में काम करने वाले उनसे आप मदद ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप घर से जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप हमेशा इस तरह की मदद की आशा नहीं कर सकते हैं। तो ये संभावना भी एक तरह से कम होती है। और तनाव, स्ट्रेस का लेवल है वो भी एक तरह से बढ़ा है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में एक तरह से देखी जा रही हैं। अगर हम आईटी सेक्टर से अलग अन्य क्षेत्रों पर अर्थव्यवस्था में देखें तो ऑफिस स्पेस की आवश्यकता अब कम रही है, तो कहीं ना कहीं इसके दाम घटे हैं। तो जो भी एक तरह से रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बन रही हैं जो ऑफिस के लिए बेसिकली बनाई जा रही थी, उनमें एक तरह से निवेश घटा है। और जो भी इस तरह के ऑफिस स्पेस हैं वहां पर रेंट पर जो बिल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, तो उनका एक तरह से व्यापार कम हो रहा है। होम लोन की एक तरह से कमी, क्योंकि अगर आप अपने खुद के घर से बैठकर काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग बड़े शहरों में जाकर रेंट पर बिल्डिंग लेकर या वहां पर मकान खरीद कर वहां से काम करने की जरूरत नहीं है। तो होम लोन की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे घट रही है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स का उपयोग करके अपने जरूरत की आवश्यकता की जो सामान है उनको मंगा रहे हैं। तो इससे जो मॉल हैं वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी संख्या घटी है। किराना स्टोर की अगर हम बात करें तो वहां पर जाने वालों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। तो ये दोनों एक तरह से अर्थव्यवस्था के जो बड़े हिस्से हैं उनमें एक तरह से कमजोरी देखी जा रही है ई कॉमर्स के बढ़ने के कारण। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में एक मिश्रित मॉडल के विकास को देखा जा रहा है जो दूरस्थ और कार्यालय आधारित दोनों पर एक तरह से फोकस करेगा। यानी जो ऑफिस से हो सकता है वो मिनिमम ऑफिस में रखा जाए और मैक्सिमम वर्कफोर्स को कार्यस्थल से बाहर यानी वर्क फ्रॉम होम असाइन किया जाए। तो दोनों का मिश्रण भविष्य में यूज होगा, केवल कार्यालय पर आधारित रहेगा अब ये ऐसा नहीं होगा। अगर वर्क फ्रॉम होम बढ़ेगा तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो उसको सहायक होंगी उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी, इंटेलिजेंट नेटवर्क बढ़ेंगे जो वर्क फ्रॉम होम को और अच्छा सटीक बना सकते हैं, या ऐसे मैनेजमेंट जो वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं, उस तरह के प्रबंधन की प्रथाएं मजबूत होंगी। नए तरह की जो पारस्परिक निर्भरताएं अलग अलग क्षेत्रों में बनेंगी उनको जो जटिल रूप में सॉल्व कर पाएंगे वो एक तरह से अर्थव्यवस्था में क्षेत्र आगे बढ़ेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम और कार्यालय से काम करना दोनों को मिश्रित रूप में जो आगे बढ़ा पाएंगे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तेजी से भविष्य में आगे बढ़ेंगे। प्रमुख रूप से देखें तो जो कंपनियां परिवर्तन कर सकती हैं, सही डिजिटल अनुभव प्रदान करेंगी, वे प्रतिभा को आकर्षित करेंगी और अपने पास बनाए रखेंगी, उत्पादकता भी उनकी बढ़ेगी और वो सफल होने में एक तरह से अपने आप को आगे मजबूत कर पाएंगी। भारत में आईटी उद्योग में जो संभावनाएं हैं उनके लिए भविष्य में काम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो परिवर्तन वर्तमान में हो रहे हैं उसको किस तरह से कोई कंपनी एक्सेप्ट करती है या लागू करती है, उस आधार पर उस आईटी कंपनी या अन्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था के हैं उनका विकास एक तरह से निर्भर करेगा। प्रमुख रूप से आईटी सेक्टर के लिए यहाँ पर संभावनाएं नए रूप में भविष्य में दिख रही हैं। इसी चर्चा के आधार पर मेंस का क्वेश्चन आप लिखिएगा, कोविड-19 के बाद भारत में कार्यस्थल संबंधी परिवर्तन किस तरह आर्थिक सामाजिक प्रभाव डाल रहे हैं, समीक्षा करें। तो हमने आईटी सेक्टर बेसिकली डिस्कस किया है और साथ में अन्य क्षेत्रों में प्रभाव भी हमने देखा है। आप सम्मिलित रूप में एक कॉमन आंसर लिखिएगा कि अगर इस तरह के कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ कार्यस्थल में परिवर्तन हुआ है तो उससे लाभ क्या है और नुकसान क्या है, और कुछ विशेष क्षेत्रों में आईटी में, या अगर हम बात करें होम लोन की बात करें या हम रियल एस्टेट के पार्ट पर देखें तो वहां कुछ समस्याएं जो दिख रही हैं उनको आप बता सकते हैं। आगे हम अपने प्री के क्वेश्चन पर आते हैं और ये एक तरह से अगर हम देखें तो नॉर्थ सेंटिनल जो आइलैंड है वहां पर जो सेंटिनलीज ट्राइब रहती है उनके संबंध में है। यहाँ पर इन्हीं जनजातियों के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं।
निम्न में कौन से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल है? ध्यान रखिए भारत में कितनी है इस तरह की जनजातियां? 75। यहां देखें सोम्पेन, ग्रेट अंडमानी, जारवा, सेंटलीज और ओंग। तो इसमें अगर हम देखें तो ये शुरुआत के 5 आपके शामिल हैं, केवल निकोबारी पीवीटीजी में शामिल नहीं है। तो सोम्पेन, ग्रेट अंडमानी, जारवा, सेंटलीज और ओंग ये पांचों एक तरह से पीवीटीजी समूह में अंडमान निकोबार में शामिल हैं। तो आपका आंसर क्या है? ए। 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर आप देखें तो यहां पर गृह मंत्री के द्वारा पश्चिम बंगाल में अपने दौरे में खुदीराम बोस के बारे में एक बयान दिया गया है या उनकी जो लेगेसी है उसके बारे में बताया गया है। तो यहां पर हम हिस्ट्री के संबंध में खुदीराम बोस के संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। इनका संबंध अनुशीलन समिति से था। तो ध्यान रखें अनुशीलन समिति जो बंगाल में काम कर रही थी उससे जुड़े हुए थे। इन्हें वारेंद्र घोष के साथ मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स पोर्ट पर बम फेंकने का कार्य मिला था। तो ध्यान रखें वारेंद्र घोष के साथ में नहीं, इन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ में एक तरह से यह काम किया था और इसी का परिणाम था कि प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद एक तरह से अपनी जान ले ली थी और आगे चलकर खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम मोदी एएमयू आउटरीच स्पार्क्स डिबेट ऑन कैंपस। तो यहां पर बेसिकली एएमयू का जो वार्षिक एक तरह से समारोह है उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया जाएगा। तो यहां पर हम सर सैयद अहमद खान हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनके संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इन्हें अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाना जाता है। देखिए अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में इनका प्रमुख रूप से योगदान रहा है। उसी के साथ साथ मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक आधार पर सोच को विकसित करने के लिए उन्होंने एक तरह से अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से अपने प्रयास किए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। दूसरा, तहजीबुल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया, सही स्टेटमेंट है। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार लोगों में बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित किए, जैसे अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें। चौथा, कांग्रेस के विरोध के लिए बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में स्थापित किया। चारों स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर आपका है डी, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट उसको देखें तो हिमालय में पाए जाने वाली एक तरह का औषधीय पौधा है, उसकी इमेज यहां पर आपको दी गई है, ट्रिलिमियम गोबानियम। उसके संबंध इसको नाग छत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको अगर हम देखें, IUCN ने इस पौधे को एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में डाल दिया गया है। माना जा रहा है कि 2010 से 2079 के बीच में इसकी जो एक तरह से जनसंख्या है, जो इनका एक तरह से प्रसार है, उसमें 50% की कमी आएगी। इसका अगर हम देखें तो अलग अलग बीमारियों में उपयोग है, जैसे डेसेंट्री की बात करें, किसी प्रकार के जख्म है, स्किन में किसी भी तरह के मान लीजिए घाव है, इन्फ्लेमेशन है, सेप्सिस है, इसी के साथ साथ मासिक धर्म की बात करें या सेक्सुअल डिसऑर्डर की बात करें, उन सब समस्याओं में इस जो औषधीय पौधा है उसका काफी उपयोग माना जाता है। इसीलिए बड़े पैमाने पर इसका एक तरह से उपयोग किया जाता है। वर्तमान में एक तरह से माना जा रहा है कि जो भी इस औषधीय पौधे में एक तरह से जो इसकी जड़ का हिस्सा है उसका उपयोग ऐसे स्टेरॉइड बनाने में किया जा सकता है जो एंटी कैंसर और एंटी एजिंग, यानी एक तरह से बढ़ती उम्र का जो प्रभाव है उसको घटाने में और कैंसर का प्रभाव उससे घटाने में इसकी जो जड़ होती है उसका एक तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो ये जब से सिद्ध हुआ है, इसकी एक तरह से कह सकते हैं अवैध रूप से जो इसका व्यापार है वो तेजी से बढ़ा हुआ है। इसी कारण से कहीं ना कहीं इसका जो फैलाव है, इसका जो प्रजाति है वो एक तरह से बहुत तेजी से घटी है। भारत में अगर हम देखें तो हिमालय के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जरूर पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक तरह से पाया जाता है। और सामान्यतः 2400 से लेकर 4000 मीटर की जो ऊंचाई है वहां पर एक तरह से ये पाया जाता है। तो इसी पौधे के संबंध में एक तरह से हम यहाँ पर आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। हिमालयन ट्रिलियम या ट्रिलियम गैवेनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, सही स्टेटमेंट है। इसका प्रकंद स्टेरॉइड सैपोनिन, देखिए सैपोनिन का मतलब जैसे झाग होता है उससे होता है, तो स्टेरॉइड एक झाग के रूप में उसके स्रोत के रूप में होता है। यह कैंसर रोधी और एंटी एजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सही स्टेटमेंट है। यह केवल भारत में हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये भारत के अलावा देखें तो नेपाल में, भूटान में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। तो आंसर ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, ये हमारी साइंस टेक के पार्ट से है। यहाँ पर एक जीवाणु के बारे में बात कही गई है, जोबेलाला डायनेट्रीफेकन, यानी इसको JD1 के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि ये बायोप्लास्टिक के प्रोडक्शन में एक तरह से उपयोग किया जा सकता है।
इस जीवाणु का उपयोग करके स्लूज यानी जब भी हम कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देखें पानी की सफाई होती है तो जो भी एक तरह से सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस के रूप में एक तरह से जो वेस्ट निकलता है उसको बायोप्लास्टिक के पार्ट पर कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो भी वेस्ट वाटर है उसको एक तरह से और साथ साथ यूज करके ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड बनाता है। तो ये एक तरह से किसी जमीन के अंदर जो भी एक तरह से वेस्ट दबाकर रखा जाता है उसको बायोप्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। ध्यान रखें जो बायोप्लास्टिक हैं वो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, यानी जैविक रूप से अपघटित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बायोप्लास्टिक बनाने में एक तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी के संबंध में प्री का क्वेश्चन देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। जोवेलाला डायनेट्रिफिकेशन यानी JD1 जीवाणु बायोप्लास्टिक के उत्पादन में सहायक है। सभी बायोप्लास्टिक जैविक रूप से अपघटित बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो सभी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते यानी जैविक रूप से अपघटित नहीं होते हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो आंसर आपका ए केवल एक सत्य है। एक लो फ्रीक्वेंसी एरे रेडियो टेलीस्कोप का पार्ट है, वहां से एक तरह से एक जो हमारे सौरमंडल से बाहर के जो ग्रह हैं वहां से रेडियो सिग्नल प्राप्त करने का एक तरह से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो अगर हम इस लो फ्रीक्वेंसी एरे की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड और साथ में अन्य 8 देश हैं उनके द्वारा मिलकर संचालित किया जा रहा है। इसमें अगर हम नीदरलैंड में देखें तो 38 स्टेशन काम कर रहे हैं, अन्य देशों में भी स्टेशन है। तो जब हम एरे की बात करते हैं तो अलग अलग देशों में एक तरह से जो रेडियो टेलीस्कोप हैं या अन्य तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके आंकड़ों को एक तरह से इकट्ठा करके एक साथ उपयोग किया जाता है। तो एक अगर करेगा तो कम होगा, लेकिन कई के द्वारा मिलकर जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान में तो ये एक तरह से रेडियो टेलीस्कोप को सम्मिलित रूप में उपयोग करने की एक परंपरा है, जो एरे टर्म यहां पर यूज किया गया, लो फ्रीक्वेंसी एरे। तो इसी के संबंध में हम आपको एक प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफेयर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह नासा तथा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिए नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, बेसिकली नीदरलैंड ने शुरू किया था। और आगे चलकर इसमें आप देखें तो इसमें जो देश शामिल हो गए हैं वो है जर्मनी, पोलैंड, उसके अलावा फ्रांस है, इसमें आयरलैंड है, लाटविया है, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है और इटली भी अब इसमें शामिल हो गया है। तो नीदरलैंड के साथ 8 अन्य देशों के द्वारा मिलकर इसे चलाया जाता है। यह परियोजना 52 स्टेशनों में केंद्रित लगभग 20,000 छोटे एंटीना का उपयोग करते हुए रेडियो टेलीस्कोप के एक इंटरफेरोमेट्रिक सरणी पर आधारित है। देखिए इसी टर्म को आप ध्यान रखें, इंटरफेरोमेट्रिक सरणी हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में इसको एरे कहा जाता है। तो जितने भी ये 20,000 छोटे एंटीना अलग अलग उपयोग किए जा रहे हैं तो इन सारे एंटीना का जो भी एक तरह से डाटा मिलता है उसको सम्मिलित रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये इंटरफेरोमेट्रिक एरे कहलाता है या इंटरफेरोमेट्रिक सरणी। तो यहां पर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर बी केवल 2 सत्य है। तो ये हमारा 20 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।